तो सुना होगा, पर क्या आप मेनोनाइट्स के बारे में जानते हैं? ये कट्टर ईसाई समुदाय हाई स्कूल या कॉलेज में कोई विश्वास नहीं रखता। जमीन से जितना मिलता है उससे ये अपनी जिंदगी चलाते हैं और इंटरनेट को पूरी तरह से बैन रखते हैं। क्या आपको पता है YouTube क्या है? मैंने इसका नाम तो काफी बार सुना है। अगर मैं चुपके से इस जीवन शैली में 24 घंटे बिताने जाऊं तो क्या होगा? ये पता लगाने के लिए मैं जा रहा हूं उत्तरी विस्कॉन्सिन में। ड्रू, तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम मार्कस मार्टिन्स है। आओ साथ में प्रार्थना करते हैं। मेनोनाइट्स चर्च को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि वे लोग क्यों चूम रहे हैं, तो इसका कारण है उनकी बाइबल की सख्त व्याख्या। जैसे थेसलोनियंस की ये पंक्ति, सभी का अभिवादन एक होली किस से करें। मैं कुछ लोगों से हाथ मिलाता हूँ और सभी सोच रहे हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वैसे तो बाहरी लोग कभी नहीं आते, लेकिन मिनिस्टर ने मुझे रविवार की प्रार्थना में शामिल होने और उनके क्वायर को सुनने का निमंत्रण दिया है। क्या आपने गौर किया कैसे पुरुष और महिलाएं अलग हैं? चाहे आप एक ही परिवार के हों तो भी आप साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि लिंग वो एक आधार है जिस पे मेनोनाइट्स अपने समाज को व्यवस्थित करते हैं और अपनी भूमिकाओं को समझते हैं। आमीन। शांति लेकर लौटी। तो ये अनुभव अलग था, है ना? बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। और तुम्हारा शुभ नाम बेटे? मास के बाद मंत्री जोल मुझे समुदाय का एकमात्र स्कूल दिखाने के लिए चर्च के नीचे ले जाते हैं। ये स्कूल 8वीं कक्षा तक ही सीमित है। यह पहली और दूसरी कक्षा है। हम आमतौर पर कॉलेज और उस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। कॉलेज के कई नुकसान हैं अगर आप प्रभु की सेवा करने और बाइबल के अनुसार जीवन जीने में रुचि रखते हैं। मैं यहाँ स्कूल में पहली कक्षा के कमरे में हूँ। ये काफ़ी शांत है, काफ़ी अजीब है। मेनोनाइट्स यूरोप के प्रोटेस्टेंट उद्धार में अपनी जड़ें बताते हैं, जो कि कैथोलिसिज्म के खिलाफ हुआ एक विद्रोह था। उनके प्रेरणा के स्रोत हैं मेनो साइमंस, जो एक कैथोलिक पादरी थे जिन्हें चर्च ने बहिष्कृत कर दिया था। लेकिन वे बाइबल और नवजातों के बैप्टिज्म पर अन्य प्रोटेस्टेंट सुधारकों से अलग राय रखते थे और वयस्क बैप्टिज्म का समर्थन करते थे। अपने विश्वासों के लिए उत्पीड़न का सामना करते हुए मेनोनाइट्स अमेरिका और अन्य जगहों पर साथ रहने वाले समुदाय बनाकर बस गए। हम यहाँ के लोगों के साथ मिलजुल ही रहे थे और एक परिवार ने हमें लंच पर अपने घर बुला लिया। तो बेशक मैंने हाँ कहा। मैं स्थानीय भोजन आजमाने और एक मेनोनाइट के घर में जाने को काफी उत्साहित हूँ। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कैसे हैं? आपके आने से बहुत खुश हैं। मैं आपका आभारी हूँ। हेलो। आमंत्रण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर खुशी हुई। एक मेनोनाइट घर में प्रवेश करते ही आप जो पहली चीज देखते हैं वो है सभी बच्चों के जूते। एक बार देखिए इन्हें। सारे जूते एक रैक में रखे हुए हैं। वाकई में बहुत सारे जूते हैं। ये घर वाकई अद्भुत है। इसका रंग काफी गुलाबी और बैंगनी है और यहाँ कमरे भी बहुत हैं। बाथरूम में सभी बच्चों के टूथब्रश एक दीवार पर टंगे हैं। देखो कितने सारे हैं। इस तस्वीर में मेरे ससुराल के लोग हैं। आपके माता पिता के पोते पोतियों की संख्या कितनी है? मेरी बीवी के परिवार में लगभग 70 हैं और फिर इस तरफ यहाँ मेरे पेरेंट्स हैं और उनके 15 बच्चे हैं और उनके 135 पोते पोतियां हैं। उनके 135 पोते पोतियां हैं। बिल्कुल, अभी हाल ही में उनका 135वां पोता हुआ है और मेरा भाई मैथ्यू, उनकी 15वीं औलाद थी और आप देख सकते हैं कि वह अपने परिवार की शुरुआत ही कर रहा है। तो देखते हैं। क्या आपको अपने सभी फर्स्ट कजन्स के नाम पता है? अरे नहीं भाई। आपको नाम याद होते तो आपकी दाद देनी पड़ती। कैसे हो आप दोनों? क्या आप मुझे अपना नाम फिर से बताएंगे? क्या बताया? Hanlon. I'm Christopher. ये घर आपका है? जी हाँ, क्या आप मुझे दिखाएंगे? बिल्कुल। वह मेरे सबसे बड़े भाई क्रिस्टोफर और कार्लोस का कमरा है। ठीक है, इट्स और फिर ये जोसेफ और मेरा कमरा है। बेहतरीन। आपके परिवार और मेहमानों को मिलाकर इस घर में सो रहे लोगों की संख्या कितनी है? 13, पर इस समय सोने वालों की संख्या 16 हो गई है। हाँ, और मुझे लगता है कि हमने एक रात में सबसे ज्यादा 40 ठहराए हैं। ये मैक्सिमम था। हाँ, बस हमने जैसे तैसे सबको भर दिया था। यहाँ क्या है? ये मेरी पत्नी की कैनिंग की अलमारियां हैं। वो बहुत चीज़ों को कैन और फ्रोजन करती है और क्या वो इन्हें बेचती हैं? नहीं, ये सिर्फ हमारे परिवार के लिए है। वाह, इन डब्बों में कितनी मेहनत बंद है। हाँ, वाकई वो बहुत मेहनत करती है। हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियाँ आ रही है तो उसने पूरे साल की तैयारी कर ली है। ठीक है, अब ऊपर का टूर करते हैं। ये मम्मी पापा का बेडरूम है। अच्छा, तो वो दोनों यहाँ सोते हैं और वहाँ उस तरफ एक बड़ा बाथरूम है। गुलाबी सा अच्छा सा है। हाँ, सही कहा। ये दोनों मेरी सबसे बड़ी बहनें हैं और ये उनका कमरा है। अच्छा, मेरी छोटी बहनें, चारों छोटी बहनें इस कमरे में सोती हैं। आपके कुल कितने भाई बहन हैं? 10। छोटे से बड़े क्रम में उनके नाम बताइए। Kimberly, Adela, Liliana, Filene, Janelle, Jaleesa, Joseph, me, Christopher, Jacinda, Carlos. All right.
my soul, my Savior God, to thee. तो हम प्रार्थना से शुरू करेंगे और खाने पर भगवान का आशीर्वाद मांगेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम आपकी महान दयालुता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जिस दुनिया में कई लोग भूखे हैं, वहाँ भोजन देने के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि हम याद रखें कि ये भेंट हमें आपसे मिली है। और अब हम खाने के लिए तैयार हैं। कुछ अच्छा न लगे तो वो चीज़ किसी और को थमा देना। मैंने सब कुछ ओवन में पकाया और मुझे लगता है कि चिकन थोड़ा और नरम हो सकता था, इसलिए मुझे खेद है। इस लंच टेबल पर बैठकर मुझे काफी अजीब लग रहा है और सिर्फ मैं ही नहीं, मेनोनाइट्स भी अजीब महसूस कर रहे थे। वे मेहमानों के आदी नहीं हैं, लेकिन वे सभी मध्य पश्चिमी परिवार की तरह ही दयालु हैं और वे मुझे अपने धर्म के बारे में सिखाने के लिए उत्सुक हैं। हमारे यहाँ कैजुअल डेटिंग नहीं होती और एक दूसरे को शादी से पहले छूना निषेध है। तो कोशिश हमारे विचारों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके बात आगे बढ़ाने की होती है। अक्सर कोर्टशिप 1 साल से 1.5 साल तक होती है। अगर वे सोचते हैं कि यह भगवान की इच्छा है, ये तो सगाई तय कर दी जाती है। लड़का अपने होने वाली बीवी से उसका हाथ मांगता है और फिर शादी की तारीख सेट कर दी जाती है और शादी परमानेंट होती है। शादी का मतलब है पूरे जीवन के लिए एक पुरुष एक महिला दोनों के बीच आजीवन बंधन। तो हम सिखाते हैं कि क्रिश्चियन जीवन एक संघर्ष है और हम जिस चीज़ से सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं वो है ये पार्थिव शरीर। और हम भ्रमित हो जाते हैं अपने स्वार्थ, ये अपने लालच और मानवता के पापों से, और ये सबके साथ होता है। खैर, एक नौजवान था जिसे पोर्नोग्राफी की लत लग चुकी थी और ऐसी लत वाले व्यक्ति को हमारे समाज से उठाकर बाहर कर दिया जाता है। अश्लील सामग्री के लिए सहनशीलता हमारे समाज में शून्य है और वो उसमें लिप्त था। हमने उसे समझाया और उसे ये पूरी तरह से समझ आ गया था कि ये हमारे समाज में बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं था। स्वादिष्ट भोजन और थोड़ी अजीब बातचीत के बाद बच्चे मुझे बूचड़खाने का दौरा करने के लिए ले गए, जहां वे कम उम्र से ही काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्श पर कुछ मृत हिरण पड़े हैं। 15 साल और उससे कम उम्र के युवाओं के लिए एक शिकार प्रतियोगिता आयोजित थी। जो उसे गोली मारता है वही अंदर लाता है और आमतौर पर वही इसे खाते हैं। हमने पिछले साल 750 हिरण मारे थे। हाँ, तो यहाँ आप हमारा बूचड़ खाना देख सकते हैं। ये हमारा कढ़ाई करने वाला कमरा है। इस मशीन में हम इसे मारने के लिए डालते हैं। इस सूली पर हिरण को टांगते हैं, उसका खून निकालते हैं और फिर हम चमड़ी निकालते हैं और पीछे से आधा आधा काट देते हैं। ये मेरी पसंदीदा चीज़ है, मुझे काम करने में मज़ा आता है। तो तुम रोज यहाँ आकर काम करते हो? हाँ, ये बीफ है जो कि बीच से कटी हुई है। ये सब तुमने किया है? हाँ। क्या तुम्हें इस पर गर्व नहीं होता? इसमें गर्व करने जैसा कुछ भी नहीं। हाँ, तुम्हें गर्व होना चाहिए। वाह, ये बहुत आसान है, कोई भी इसे कर सकता है। मैं आश्चर्यचकित हूँ। मेरे पीछे देखो, सूरज ढलने का समय करीब आ रहा है और मैं शहर का दौरा करने और फार्मों पर और क्या हो रहा है ये देखने के लिए ज्वेल से फिर मिलता हूँ। क्या तुम बच्चों को साथ लाए हो? हाँ, ये रहा छोटू। हेलो छोटू, कैसे हो तुम? बड़ा क्यूट है। तो अब हम छोटा सा दौरा करने वाले हैं। हाँ, हम आसपास घूमेंगे और कुछ स्थानीय छोटे व्यवसायों को देखेंगे। क्या आप YouTube से परिचित हैं? मेरा मतलब है आपको पता है ना वो क्या है? मैंने नाम बहुत बार सुना है और कुछ हद तक जानता हूँ कि यह क्या है। हाँ। आपको क्या लगता है YouTube क्या है? वहाँ बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे वीडियोस हैं, चीज़ें सीखने के वीडियोस से लेकर गानों तक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, YouTube लाखों वीडियो का एक डेटाबेस है, लेकिन इसके साथ ही YouTube पर काफ़ी बुरी चीज़ें भी हैं। इसीलिए मुझे आप लोगों की जीवन शैली से ईर्ष्या होती है कि आप उसमें से कुछ भी उपभोग नहीं करते। हाँ, अगर कोई अच्छा तरीका हो जो आपके दिमाग को बर्बाद करने वाले सभी कंटेंट को छांट सके तो अच्छा होगा। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ एक टीवी चल रहा होता है तो क्या आप उसे देखते हैं? हम लोग जितना हो सके कोशिश करते हैं कि हम बैठे बैठे उसे देखते ना रहें। क्या आपने जस्टिन बीबर के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। वो कोई गायक है, एक प्रसिद्ध गायक या आइडल है। हाँ। क्या आपने टेलर स्विफ्ट के बारे में सुना है? हाँ, मेरा मतलब है मैं नाम पहचानता हूँ, लेकिन सही से यह नहीं कह सकता कि वे किस शैली के हैं। पर हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें केवल समय की बर्बादी होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे वाकई में ईर्ष्या होती है और मैं उस तरीके का सम्मान करता हूँ जिस तरह से आप लोग जीते हैं। आप अपने जीवन से सब बेकार चीज़ें हटा देते हैं। आप लोग देखने में खुद के लिए पर्याप्त लगते हैं। मैकेनिक की ज़रूरत पर आपके पास मैकेनिक है, बूचड़ की ज़रूरत पर आपके पास बूचड़ होता है, क्योंकि आप सभी किसी न किसी तरह साथ हैं। इंटरनेट के बिना जीवन काफ़ी बोरिंग दिखाई दे सकता है, पर मेनोनाइट्स के पास एक दूसरे का साथ देने वाले बड़े परिवार और मन लगाए रखने के लिए ढेर सारे जानवर होते हैं, जैसे मुर्गियाँ। अगर आपको कभी मुर्गी का घर देखने की जिज्ञासा रही हो तो आज वो इच्छा पूरी हुई। इस खूबसूरत परिदृश्य के साथ गुंथी हुई इस साधारण जीवन शैली को मेनोनाइट्स बिल्कुल हल्के में नहीं लेते हैं।
अब ये बात थोड़ी समझ में आने लगी है कि ये लोग अलग क्यों रहते हैं और क्यों कभी इन्हें मुख्य धारा से जुड़ने की इच्छा नहीं होती। रंग बिरंगे पेड़ों से लदी इस हरी भरी जगह में घूमते हुए ताजी हवा का एहसास करना अद्भुत अनुभव है। बच्चे पेड़ों पर सेब तोड़ रहे हैं। रंगे पेड़ों से लदी इस हरी भरी जगह में घूमते हुए ताजी हवा का एहसास करना अद्भुत अनुभव है। बच्चे पेड़ों पर सेब तोड़ रहे हैं, ताजे सेब, वाकई लाजवाब। सावधान रहो बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि वे इनोवेटर हैं और वे वाकई में संसाधनशील हैं। सेब के खेतों में घूमते हुए दिखाई पड़ता है कि मेनोनाइट्स मेहनती हैं, वे व्यवसायी लोग हैं और अपने समुदाय की बहुत परवाह करते हैं। मेनोनाइट्स समुदाय काफी मजबूत है और काफी दयालु भी है। तो हम कोशिश करते हैं कि सुसमाचार की खबर फैलाएं। जब चर्च भर जाता है तो हम बड़े बड़े चर्च बनाने के बजाय ऐसे क्षेत्र की तलाश करते हैं जहां चर्च ना हो और वहां चर्च स्थापित करते हैं। और आप लोगों के पास फोन है, लेकिन वो फ्लिप फोन है? हम लोग स्मार्टफोन नहीं रखते और मुख्यतः सभी लोगों के पास फ्लिप फोन होते हैं क्योंकि यही सबसे अच्छा विकल्प है। और इंटरनेट हमारे लिए एक कठिन विषय रहा है क्योंकि यह अब व्यापार और बाकी हर चीज में इतना लिप्त हो गया है कि इसे नकारा नहीं जा सकता। हम यहाँ एक गौशाला पर पहुँच गए हैं। सारी गाय अंदर जाने के लिए तैयार हैं और कतार में खड़ी हैं। और मुझे गाय की लात खाने का कोई शौक नहीं है। आपको पता होगा कि विस्कॉन्सिन को अमेरिका की डेयरी के रूप में जाना जाता है और मुझे ये राज्य इसलिए पसंद है क्योंकि 4 साल के लिए मेरा कॉलेज भी यही विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी में था, तो यहाँ वापस आकर हमेशा अच्छा लगता है। बहुत खूब, यह वाकई दिलचस्प है। उनके साथ रहने भर से ही मुझे शांति का एहसास हो रहा है। ये लोग काफी शांत और धैर्यपूर्ण हैं। कोई इंटरनेट नहीं, कोई सिनेमा घर नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं। ये लोग काफी साधारण जीवन जीते हैं। और इस सब की सराहना करते हुए आप सोचते हैं अगर हम ऐसे रह रहे होते तो कैसा होता। ये तो पक्का है कि तब मैं यूट्यूब पे तो अपना करियर नहीं बना पाता। वाओ यार, ये मेरे बड़े वाले हैं। ये शानदार है। मैं एरिज़ोना के एक शहर से हूं जहां पर कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं होता है। ये टायर मुझसे लंबा है। अब हम ट्रैक्टर में जा रहे हैं। धन्यवाद भाई, मुझे यहाँ कहाँ बैठना चाहिए? मैं पहली बार ट्रैक्टर में बैठ रहा हूँ। सच में? हाँ, क्या इन्हें चलाना मजेदार होता है? हाँ, मेरे लिए ये खेती की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है। यहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर हैं। खेतों में काम करना अपने आप में काफी शानदार है। आपके लिए मेनोनाइट होने का क्या मतलब है? मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उन उपदेशों में विश्वास करता हूँ जो हमें वो बाइबल के माध्यम से बताते हैं। मेरे अनुसार वो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। तो हाँ, मैं एक मेनोनाइट के रूप में पला बड़ा, पर मैं स्वेच्छा से भी एक मेनोनाइट ही हूँ। समझ गया, ये काफी कूल था। लोग विचित्र जीवन शैली या शांति के बारे में बात करेंगे और उस सब में काफी सच्चाई भी है। मेरी व्यक्तिगत दृष्टि के लिए जो मैं चाहूँगा वह यह है कि लोग जीवन शैली के परे देखें और वो यीशु को देखें और समझें कि जीवन को लेकर बाइबल में उन सिद्धांतों के अलावा यीशु ने क्या बताया है, ये समझाना हमारा लक्ष्य है। राइट। तो क्या मेनोनाइट्स बाइबल के अलावा भी कुछ मानते हैं या फिर सिर्फ बाइबल? वेल, हम अपने जीवन को बाइबल और ईश्वर की इच्छा पर आधारित करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताती कि वर्तमान समय की चीजें जैसे इंटरनेट को कैसे देखा जाए। ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन तब भी उसमें दिशा निर्देश देने वाले सिद्धांत मौजूद है। जैसे एक वर्स कहता है कि बुरी बातें अच्छे इंसानों को बिगाड़ देती हैं। वो हमें समझाता है कि हमें अपने जीवन से बुरी चीजों को जितना हो सके दूर रखना चाहिए। मेरे परिवार में विश्वविद्यालय जाना एक बड़ी बात है, लेकिन यहाँ इसका उलट है। तो लोग यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचते तो हैं? आपके परिवार में विश्वविद्यालय जाने का उद्देश्य क्या होता है? उच्च शिक्षा प्राप्त करना और अपने कौशल में विशेषता पाना। ये एक ऐसा समय भी होता है जहाँ पर व्यक्ति नए दोस्त बनाना और एक वयस्क के रूप में स्वतंत्रता से जीवन जीना सीखता है। तो यूनिवर्सिटी में कई लोग ऐसे होते हैं, मुझे एकदम सही आंकड़े तो नहीं पता है, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कई साल यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपने ऊपर काफी सारा लोन चढ़ा लेते हैं। हाँ। और फिर कभी कभी अपनी पढ़ाई से एकदम अलग काम करने लगते हैं, पर ऐसा वे करते भी हैं। तो भी मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी आपको कभी कभी अधिक आय प्राप्त करने में मदद करेगी, पर मैं समझता हूँ कि परिवार का मॉडल हमें अधिक पसंद है, जहाँ पिता और माता अपने बच्चों को बड़ा होने में मदद करते हैं। एक समय पर हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और वास्तविक दुनिया का अनुभव लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि बच्चा कुछ और करना चाहे तो क्या उसे वो विकल्प दिया जाता है? मतलब अगर वो डॉक्टर बनना चाहे या वैसा कुछ, या उनके मन में ऐसे ख्याल आते ही नहीं है? डॉक्टर बनना एक अच्छा पेशा होगा। ये एक अच्छा। सराहनीय काम है। लोगों की मदद करना ये बहुत अच्छा है, लेकिन अपने घर से और अपने परिवार से दूर रहकर 4 या 6 साल
कॉलेज में बिताना, अपने धार्मिक समर्थन समूह इत्यादि से दूर रहना। हाँ, आपके हिसाब से वो बड़ा रिस्क ये है? सारी चीजें उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए एक काफी बड़ा जोखिम बन जाती है। आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं? क्या पूरे दिन में अनेकों बार आप ऐसा करते हैं? तो एक वर्ष है जो कहता है प्रार्थना निरंतर चलते रहनी चाहिए, जिसका मतलब है कि प्रार्थना का भाव आपके अंदर मौजूद रहना चाहिए और हम रोज प्रार्थना करने को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी खास स्थान पर जाकर किसी विशिष्ट तरीके से बैठकर कुछ करना होगा। आप गाड़ी चलाते हुए भी भगवान को याद कर सकते हैं, या आप अपनी दुकान में काम करते हुए कर सकते हैं। यहाँ पर महत्व भगवान और प्रार्थना के भाव पर दिया जाता है। तो यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हमें गंदगी को बाहर रखने और अपने मन को अच्छी चीज़ों से भरे रखने की कोशिश करनी होती है। तब भी हम एक या दो चीज़ें ऐसी करते हैं जो नहीं करनी होती। हम जानते हैं कि हमने पाप किया है, हम यीशु के पास अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और अपना जीवन उनको समर्पित करते हैं। जीवन के अंत में, चाहे जब हम मर के उनके पास रहने जाते हैं या वो हमारे पास वापस लौटते हैं, हम उनके साथ स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं, जो कि शाश्वत इनाम है। क्या आप लोग सोचते हैं कि यीशु आपके जीवन काल में लौटेंगे? पता नहीं। मेनोनाइट्स के बारे में आप कुछ भी सोचें, लेकिन उनकी श्रद्धा और यकीन सराहनीय है और मैं उनसे मिली मेहमान नवाजी और इज्जत का शुक्रगुजार हूँ। मेरे हिसाब से कॉलेज और शादी पर उनके विचार थोड़े कड़े हैं और मैं कौन होता हूँ निर्णय लेने वाला। मुझे विस्कॉन्सिन में वापस आकर हमेशा खुशी होती है और आशा है आपने इस गुप्त अमेरिकी संस्कृति के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।